हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज के क्लास में हमने 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, साथ ही नीट और जेई के बच्चे, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। न्यूमेरिकली इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ एमसीक्यू, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आएंगे, इसकी भी ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, और वो टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। चूंकि इसी थ्योरी की यूज करेंगे हम आगे बोर्स मॉडल में। ठीक है, इसलिए आज का टॉपिक होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को दिया था मैक्स प्लांक ने, बाय मैक्स प्लांक। एच प्लांक भी लिखते हैं, ये दिया था इसको, इसी के नाम पर आ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। लेकिन अब इस थ्योरी को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है, हालांकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मिलता जुलता है। ठीक है, और वो टर्मिनोलॉजी जैसे वेवलेंथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, वेव नंबर क्या होगा, राइट, और टाइम पीरियड क्या होगा। इतनी टर्म्स जब सीखेंगे तब आप न्यूमेरिकल, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का न्यूमेरिकल से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मतलब इस थ्योरी को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हम सीखेंगे। सबसे पहले वेवलेंथ, पहला अब सीखें वेवलेंथ। वेवलेंथ जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा। ठीक है, और ये होता क्या है तो आप सबको पता होगा कि वेव जब प्रोपेगेट करता है तो फिर इसका तरीका है, इस टाइप से वेव मूव करता है। ये है प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ऐसे मूव किया। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट, क्रेस्ट कहते हैं, और नीचा जो देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, ट्रफ। दिस इज ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। और इसी से रिलेटेड होगा वेवलेंथ, इसी से रिलेटेड होगा कौन सा चीज, वेव क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एंड सो ऑन। तो वेवलेंथ कहते हैं कि टू सक्सेसिव क्रेस्ट, जैसे ये क्रेस्ट है देखना, और ये भी क्रेस्ट है, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। या टू सक्सेसिव जो ट्रफ है, यहां से देखो, ये एक ट्रफ है और एक ये ट्रफ है, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट है देख लो, टू सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। सो इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ। दो सक्सेसिव ट्रफ या दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ। सो देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, लैम्डा। यहां लिख देता हूं, दिस इज लैम्डा। समझ में आ गया होगा। या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को भी हम क्या कहेंगे, लैम्डा। समझ में आ गया, ओके। और वेवलेंथ है तो इसकी यूनिट जनरली हम इसकी यूनिट एंगस्ट्रम में करते हैं। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू, पता होगा सबको, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आप जिस यूनिट में आपको मतलब है, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो, आप उसमें इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू, पता होगा, 10⁻⁻9 मीटर। तो ये इसलिए लिख रहा हूं कि कन्वर्जन फॉर्मूला में यूज होगा, दैट इज वेवलेंथ। अब चलो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड, जब ये टर्म समझेंगे तब आप
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ जाओगे, ठीक है। एम्पलीट्यूड, अब फिर इसका यूज और ज्यादा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी यूज होगा। ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये भी बहुत आसान है। कहते हैं लाइन ऑफ प्रोपगेशन से क्रेस्ट की हाइट, ये हाइट यहां देखो बना रखा है, या फिर लाइन ऑफ प्रोपगेशन से, देखो ये है लाइन ऑफ प्रोपगेशन, राइट, ऊपर ट्रफ है, एक क्रेस्ट है, नीचे क्या है, ट्रफ है। या फिर लाइन ऑफ प्रोपगेशन से ट्रफ की डेप्थ को हम लोग क्या कहते हैं, वेव फंक्शन, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, या फिर इसी को वेव फंक्शन भी कहते हैं, वेव फंक्शन, ठीक है, वेव फंक्शन भी कह सकते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग साई से, साई से डिनोट करेंगे वेव फंक्शन या एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को, आप इसको कह देंगे कौन सा चीज, साई। और इसकी डेफिनेशन होगा द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ ट्रफ फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। कि द height of crest or depth of trough, trough की गहराई from the line of propagation, from the line of propagation of wave is called amplitude of wave, amplitude of wave, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कहते हैं। समझ में आ गया वो सबको, ओके। अगला जानो फ्रीक्वेंसी, तीसरा टर्म फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी सीखना जरूरी है, जिसको हम लोग न्यू से डिनोट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। कितने वेव पास होते किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में, इट इज नंबर ऑफ वेव passing through a point in 1 second, मतलब पर सेकेंड लिख देता हूं, पर सेकेंड is called frequency, न्यू। अब फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती हर्ज, इसकी यूनिट होगी हर्ज, HERTZ, हर्ज, शॉर्ट में इसको HZ लिख देते हैं, हर्ज। 1 हर्ज का मतलब 1 पर सेकेंड, यानी याद रखना कि हर्ज का मतलब होता है पर सेकेंड को ही कहते हैं हर्ज। और इसलिए याद रखना फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी कौन सा चीज, हर्ज। समझ में आ गया होगा सबको। अगला यानी यूं कह सकते हैं कि 1 साइकिल पर सेकेंड, इसको हम यूं भी कह सकते हैं इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं 1 हर्ज इक्वल टू 1 पर सेकेंड, 10 हर्ज 10 पर सेकेंड, मतलब 10 साइकिल्स पर सेकेंड, ओके। इतनी बात सबको समझ में आ गया। नाउ अगला टर्म होगा ये वेलोसिटी, ये तो सबको पता होगा, मिटा दें इसको, यस नो, ओके। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक होगा वेलोसिटी, और यही डिसाइड करेगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या बोर्स मॉडल कहीं भी पढ़ोगे आपको वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इसी से न्यूमेरिकल्स भी आता है। इसलिए इन सब की बातों की जानकारी आपको क्लियरली समझना होगा, पता होनी चाहिए, ठीक है।
अगला चलते हैं वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी। नेक्स्ट टर्म होगा वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, सी से डिनोट कर लेते हैं। इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम कहते हो, पर यूनिट टाइम सबको पता है वेलोसिटी, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकेंड, या सीधा लिख देता हूं पर यूनिट टाइम। सबको पता है वेलोसिटी की डेफिनेशन, यानी पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है वेव, is called velocity of wave, is called velocity c, इसको आप velocity c कह देंगे, ठीक है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वेव्स हैं, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव इक्वल वेलोसिटी। इस पॉइंट को याद रखना कि ऑल all electromagnetic waves have equal velocity, सबकी वेलोसिटी बराबर होता है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबकी वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टर्म वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव और वेव नंबर में फर्क है। इट इज वेव नंबर, जिसको डिनोट करते हैं न्यू बार, जो फ्रीक्वेंसी लिखा था उस पर बार लगा दे, न्यू बार से हम लोग डिनोट करते हैं किसको, वेव नंबर को। ओके, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट टाइम, सिंपल सी बात करो कि वेव नंबर इक्वल टू 1 वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, ऐसे सीख लें, यानी न्यू बार इक्वल टू 1/λ, 1/λ, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ। लॉन्गर वेवलेंथ होगा तो वेव नंबर क्या होगा, शॉर्टर, वेव नंबर कम होगा। ओके, एंड वाइस वर्सा। ये समझ में आ गया। अगली बात, नेक्स्ट जो टर्म होगा वो होगा टाइम पीरियड टी। ओके, टाइम पीरियड, जिसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड। अब इसकी जो डेफिनेशन कहोगे टाइम पीरियड का, सो दैट इज टाइम टेकन बाय द वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल, द टाइम टेकन by the wave to complete one cycle, या इसी को वाइब्रेशन भी कहते हैं, वन वाइब्रेशन is called T, इसी को आप कहेंगे टाइम पीरियड। ओके, और टाइम पीरियड इक्वल टू रहता है सीधा फ्रीक्वेंसी का जस्ट रेसिप्रोकल, टी इक्वल टू, याद रखना, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी टी इक्वल टू 1/न्यू। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो न्यू क्या होता है, पर सेकेंड, लिखा होगा कहीं पर सेकेंड। अब पर सेकेंड का इन्वर्स करो तो क्या होगा, सेकेंड, इसलिए इसकी यूनिट होगी टाइम यूनिट होगा टाइम यूनिट। टाइम पीरियड है तो टाइम यूनिट तो होगा ही, जैसे पर सेकेंड, तो नॉर्मली हम लोग पर सेकेंड की बात करते हैं, इसलिए कि फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ज में यूज करते हैं या किलो हर्ज की बात करते हैं। तो ये 5 जो टर्म्स थे ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जब आप ये समझ जाओगे तो फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आप आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है।
तो चलो रेडी हो जाओ। एक बात और बता दूं, वेवलेंथ सीक्वेंस ये कई बार जरूरत पड़ जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी वेव है उसकी वेवलेंथ को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, किस वेव का वेवलेंथ लॉन्गर है और किसका वेवलेंथ शॉर्टर है। ओके, तो नोट कर ले, वेवलेंथ सीक्वेंस, वेवलेंथ सीक्वेंस, और इसी से एनर्जी भी आ जाएगी, अभी पढ़ेंगे हम लोग। वेवलेंथ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट वेव्स, जितने भी वेव होते हैं, ऑफ डिफरेंट वेव्स या रेज, जो भी लिखो, इस सब की वेवलेंथ सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे कम होता है कॉस्मिक रे का, याद रखना। कॉस्मिक रे की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होता है, यानी इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, अभी बताएंगे। E इक्वल टू लिखेंगे hc/λ। ओके, उसके बाद गामा रेज, इससे लॉन्गर होता है गामा रेज, इससे लॉन्गर होता है एक्स रेज, ठीक है। इससे लॉन्गर होगा अल्ट्रावायलेट, यूवी अल्ट्रावायलेट, उससे लॉन्गर होता है विजिबल रेज, जो विजिबल वेव्स है, रेज है वो विजिबल, मतलब विविग्योर, या लिख देता हूं, सबको पता होगा विविग्योर, VIVGOYR। ओके, इससे लॉन्गर वेवलेंथ होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो रेडिएशंस है, वेव्स है, रेज है, उसकी वेवलेंथ। और उससे ज्यादा होता है माइक्रोवेव का, इससे ज्यादा होगा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। सबसे लॉन्गर वेवलेंथ होता है रेडियो वेव, सबसे लॉन्गर वेवलेंथ होगा रेडियो वेव्स। ये सीक्वेंस याद रखना, मतलब जब लेफ्ट से राइट हम चलते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ मतलब लेम्डा इंक्रीजेज, बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ इंक्रीजेज। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वली फॉर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, हर जगह जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। और हम आगे पढ़ लेंगे, वेवलेंथ जब लॉन्गर होता है तो एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ेंगे, E इक्वल टू hc/λ, उससे भी पता चल जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग आ जाएंगे अपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर, ठीक है। तो टॉपिक नोट कर ले, फिर बात करते हैं। लिख लो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या है बता रहा हूं। सबसे पहली बात हम ये सीखेंगे, मान लो सामने ये लाइट जल रही है, अभी इसको हम यदि टच करते हैं गर्म लगेगा, हॉट लगेगा, स्विच ऑफ कर दो, थोड़ी देर के बाद ये ठंडा हो जाता है। क्यों? तो हाई टेम्परेचर था, फिर क्या होगा, हीट की नेचर होती है, एनर्जी की नेचर होता है हायर एनर्जी से कहाँ भागना, लोअर एनर्जी पर। लेकिन ये जो ठंडा हो रहा है, इसमें जो हीट शामिल है वो कंटिन्यूअसली नहीं फ्लो करता है, डिसकंटिन्यूअसली इन वेरी स्मॉल पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स में निकलता है एनर्जी। मतलब इसकी पहली पॉइंट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, ये पानी की तरह, पानी का जो फ्लो होता है, लिक्विड का जो फ्लो होता है कंटिन्यूअस होता है। देखो पानी हाई लेवल से लो लेवल पर लगातार बहती है, ठीक है। लेकिन एनर्जी का जो फ्लो होता है किसी बॉडी से, जैसे लाइट जल रही वहां से, वो अभी गर्म है, स्विच ऑफ करेंगे, फिर नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा 10-20 मिनट के बाद। तो इसमें जितनी हीट थी, है ना, वो एटमॉस्फेयर में आ गया। लेकिन कैसे? तो रेडिएट होकर के इन वेरी स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, and each packet of energy is called what? One quantum, one quantum of energy। quantum की भी डेफिनेशन इससे निकल जाएगा, what is quantum। तो लिखे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम, 2-3 बातें हैं क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसकी पहली बात यही है, फर्स्ट पॉइंट यही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे? द रेडिएंट एनर्जी
is emitted or absorbed. The first point, the radiant energy emitted is emitted or absorbed. The radiant energy is emitted, निकलेगा, गर्म हाई टेम्परेचर पर एनर्जी क्या होगा, निकलेगी, लो टेम्परेचर पर एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, राइट, इज इमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली रुक रुक कर होता है, इन स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट में, डिस्क्रीट पैकेट्स, रुक रुक कर होता है। इस क्वांटम की वैल्यू शुरुआत में क्या होगी, ज्यादा है, क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, राइट, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी इमिशन ज्यादा हो जाएगा, और इस वजह से एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा निकलेगी, इन स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, ओके, कॉल्ड, इसी को कहते हैं क्वांटम, इन स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, ब्रैकेट में देता हूं, कॉल्ड क्वांटम, इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम। वन पैकेट में जो एनर्जी शामिल है, एक बार में जो इमिट होता है, उसी को कहते हैं क्वांटम। मतलब याद रखना, क्वांटम is the amount of energy associated in one packet which is either emitted or absorbed, which is either emitted, जो इमिट होता है, और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या एनर्जी क्या होता है, इमिट होता है, इसी अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी बात इस क्वांटम थ्योरी का है कि जो एनर्जी इमिट होता है किसी बॉडी से या एब्जॉर्ब होता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन के प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब, देखो याद रखना, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज हम बोर्स एटॉमिक मॉडल में करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में करेंगे, तो न्यूमेरिकली ये टॉपिक समझ जाओगे तो न्यूमेरिकली आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। The amount of energy emitted or absorbed is proportional to frequency के प्रोपोर्शनल होता है, यानी E proportional to nu, और इसी को हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो, कांस्टेंट डालेंगे, E इक्वल टू एच न्यू, ओके, और न्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, C बाई लेमडा, सिंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C अपॉन लेमडा, सो E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब आप देखो, कई बातें आपको समझ में आ गया होगा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेमडा। हेयर H को हम कहते हैं, हेयर H, स्मॉल h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू याद रखना भाई, क्योंकि बार बार आप वैल्यू देखोगे, रिकॉल करोगे, टाइम लगेगा, न्यूमेरिकल करते करते याद हो जाएगा। 6.625 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकेंड, याद रखना, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। C हो गया, पता है,
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी 3 इंटू 10 पावर कितना 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये सी पता है आपको, यानी हम यूं कह सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट लैम्डा, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लॉन्गर होगा वेवलेंथ, एनर्जी क्या होगी कम होगी, शॉर्टर वेवलेंथ होगा एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगा। सब बात समझ में आ गई है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर हम आएंगे। दो बातें समझ में आ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, राइट? और इसके बाद हम एक दो न्यूमेरिकल बता देंगे ताकि आपको ये थियरी ठीक से समझ में आ जाए। बगैर न्यूमेरिकल का फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कम गुंजाइश है, सही नॉलेज के लिए न्यूमेरिकल चाहिए। तो और तीसरी बात लिख लेते हैं कि n जो है n मान लेते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल एनर्जी जो निकलेगी, थर्ड पॉइंट, थर्ड E इक्वल टू लिखते हैं n h न्यू। हेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स। और इसलिए यदि n निकालोगे सो हमें पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बताओ, तो n इक्वल टू जो एनर्जी इमिट होता है और h न्यू के द्वारा आप कैलकुलेट करते हो, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा E अपॉन h न्यू, एनर्जी गिवन डिवाइडेड बाय एनर्जी कैलकुलेटेड बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इससे आपको निकल जाएगा कौन सा चीज, फोटॉन्स के नंबर। ओके, यहां पर n इक्वल टू n में भी, इट में बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप काउंट कर सकते हो, कितने फोटॉन्स कितने फोटॉन्स इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है, ये बात सीख लोगे। अब मैं इस पर एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूं ताकि आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करना आ जाए। थ्योरी तो सबको पता है, न्यूमेरिकल करोगे तभी जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, एक बुक लेता हूं। यस, चलो उससे देख के बता रहा हूं, मिटा दे इसको। ओके, चलो इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर दो न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, उसी से सब बात समझ में आ जाएगी। हालांकि एनसीईआरटी में ही है, एनसीईआरटी का ही एग्जांपल्स है। ओके, पहला है क्वेश्चन है, यहां देता हूं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये जब समझ जाओगे आप, तो हम लोग अगला टॉपिक जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर बोर्स मॉडल या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, वो सब बिल्कुल आसानी से समझ जाओगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि रिलेटेड टॉपिक, एक अगला टॉपिक पढ़ने के लिए मैं पहले क्या सीखना होगा, पहले वो समझाता हूं, उसके बाद अगली बात हूं। चलो इस पर प्रॉब्लम दे रहा हूं। एग्जाम्पल 1 पहला दे रहा हूं, which has maximum energy, which of the following, मैं MCQ करके दे रहा हूं, following has maximum energy, इसमें से किसकी एनर्जी मैक्सिमम है? पहला है ए में, a photon with wavelength कितना 10 नैनोमीटर। एक कोई फोटोन है जिसकी वेवलेंथ कितना है 10 नैनोमीटर। दूसरा दे रहा हूं, a photon with frequency equal to 10 hertz, equal to 10 hertz, राइट। और तीसरा है an electron moving with light velocity से मूव कर रहा है, ठीक है।
और चौथा ऑप्शन दे रहा हूं, सॉरी, ठीक है। चौथा ऑप्शन है ऑल हैव इक्वल एनर्जी। तो केवल हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, ए में वेवलेंथ है 10 नैनोमीटर, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। तो क्या लिख सकते हो? 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर। मीटर में करें, ऐसा यूनिट में लेके चले, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁸ मीटर। हो गया। नाउ एनर्जी इक्वल टू हम लोग पढ़े थे Hc अपॉन लैम्डा। अब H की वैल्यू 6.626 लिख रहा था, 10⁻34 जूल सेकेंड। लाइट वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारे यूनिट्स भी लेके चलते हैं तो एनर्जी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और लैम्डा कितना है? 10⁻⁸ मीटर। तो देखो मीटर कैंसिल होगा, सेकेंड पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यानी एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल में। जब आप हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वैल्यू आ जाता है 1.99 10⁻⁻17 जूल। याद रखना, ये है ए, मतलब इसमें जो एनर्जी शामिल होगी इतनी जूल शामिल होगा यदि उसकी वेवलेंथ कितना है? 10 नैनोमीटर। दूसरा पार्ट में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 10 हर्ट्ज, यानी 10 पर सेकेंड, ओके। नाउ एनर्जी इक्वल टू हम लोग पढ़े थे एच न्यू। अब आप बताओ एच कितना है? 6.625 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी 10 पर सेकेंड। अब ये सेकेंड पर सेकेंड से कैंसिल होगा, यूनिट आ जाएगी, कितना आ जाएगा ये? या चेक करो, 6.626 लिखने की आदत रखो, 626 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा? 10⁻⁻33 जूल। यहां देखना, चलो आंसर आप देखो, चेक करो, इसमें इतनी जूल है, इसमें इतनी जूल है। और चौथा है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है वेलोसिटी लिखा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखा है और पूछा गया कि बताओ भाई कि इसकी एनर्जी कितना होगा। तो आप निकाल सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा निकाल लेंगे, ½ mv², ठीक है। लाइट वेलोसिटी है तो यहां लिखेंगे हाफ। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, kg, ओके। जब आप मीटर लोगे तो यहाँ मास किस में लेंगे? kg में। अब वेलोसिटी लिखा है लाइट वेलोसिटी कितना होता है? 3 इंटू 10⁻8, इसका करेंगे स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाता है 4.095 इंटू 10⁻⁻14 जूल। याद रखना। अब यहाँ इसकी एनर्जी ये है। अब आप बताओ इन तीनों में से इसकी एनर्जी 10⁻⁻17 है, या 10 पावर कितना? -33, या 10 पावर कितना? -14। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का। यदि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लाइट वेलोसिटी से तो उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, इसके लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की जरूरत भी नहीं थी। ये समझ में आ गया सबको क्लियरली? राइट, यस नो बोलते रहो। ओके, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 2 इसी का, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल कि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी पावर दे रखा है 200 वाट, ओके। पावर कितना दे रखा है? 200 वाट। इसका मतलब 200 जूल पर सेकेंड हो गया ना। तो दूसरा प्रॉब्लम मैंने लिख के लाया है
केवल आपको समझाने के लिए न्यूमेरिकल तो लिख लेना होगा। और हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि हम ऐसे बटन दबाएंगे प्रॉब्लम आ जाएगा वो धीरे धीरे महीने 2 महीने में वो भी अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल न्यूमेरिकल का है अ 200 वाट bulb emits monochromatic light, जिसकी स्कैटरिंग नहीं होगी, monochromatic light of wavelength कितना, of wavelength 800 नैनोमीटर, इसका वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर उस लाइट की। कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स के नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स इमिट हो रहा है इस बल्ब से, ठीक है। यानी कि n वैल्यू निकालेंगे, वही E/h करके पर सेकेंड बाय द बल्ब, उस बल्ब से पर सेकेंड कितने फोटॉन्स निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लें कि मान लिया कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना है, n, वही n निकालना है। देखो कैसे करोगे, लेट नंबर ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू n, स्मॉल n मान लिया। ये वीडियो कट हो गया था, उस समय शूट नहीं हो पाया, इसलिए इसको शामिल कर रहा हूँ। ओके, देख लो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसी प्रॉब्लम का पूरा देखें। 200 वाट बल्ब इमिट्स, तो डिस्कशन कर रहे थे लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे पाया था। ओके।